ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने जो आज संडे को किताबें चूज़ की हैं वो भी आज़ादी की ही मुनासबत से हैं, यानी कि वो 14 अगस्त 1947 के बारे में है, वो इंडिया की पार्टीशन के बारे में है, वो पाकिस्तान की आज़ादी के बारे में। हम अमूमन इसके बारे में ज़ाहिर है बचपन से पढ़ते चले जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो एक तरह से कभी कभी हमें ऐसे महसूस होता है कि शायद हमें मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। तारीख़ एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद हाल की वजह और मुस्तकबिल का सोर्स है, तो इसलिए बार बार तारीख़ पढ़ी जाती है और हर दफ़ा एक नए ज़ाविये से पढ़ी जाती है। तो तारीख़ में हक़ाइक़ वही रहते हैं लेकिन लेंस चेंज हो जाता है। अमूमन हम वो किताबें पढ़ते हैं जो हमारे रहनुमाओं ने लिखी हैं, बहुत अच्छी बड़ी अहम किताबें लिखी हैं। चौधरी मोहम्मद अली की किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ चौधरी खलीकुज़्ज़मान की किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, उसके साथ भी बहुत सी किताबें हैं। फिर जो ज़्यादा मशहूर हैं स्टैनली वॉलपट की किताब है, आयशा जलाल की किताबें हैं, खालिद बिन सईद की हैं। उसके साथ साथ हमारी इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के लिए, हमें बेटर इन्फॉर्म्ड होने के लिए, हमें आर्गूमेंट को बेहतर फ्रेम करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम वो किताबें भी पढ़ें जिनसे शायद हम इत्तेफाक नहीं करते, मगर हम ये ज़रूर देखें कि वो कहाँ पे गलत हैं, उनका आर्गूमेंट क्या है, कहाँ पे वो सही हैं। और हर किताब में कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है जो नई होती है, और शायद ऐसा एनालिसिस भी होता है जो कि हमें पहले से अंदाज़ा नहीं होता। तो आज मैं दो फॉरेनर्स की किताबें आपके सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, और ये किताबें वो हैं जो मैंने लेटेस्ट पढ़ी हैं, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस पे, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस पे और 1947 के इर्द गिर्द जो वाक़यात पे। तो ये आखिरी दो किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं। इनमें से एक किताब है इंडियन समर, और ये है जी द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ एम्पायर, एलेक्स वॉन टंजलमन। मुझे प्रोनाउंस करते हुए बड़ी दुश्वारी हुई, मैं इनको एलेक्स कह लूँगा। और ये किताब कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये भी काफ़ी मशहूर किताब है। अब पहली बात तो ये है कि ये दोनों किताबें 1947 के कुछ महीनों का अहाता करती हैं। असल में 1947 के कुछ महीने जो हैं वो बड़े अहम ठहरे गए। वो इसलिए कि इसके नतीजे में तीन काम हुए। इसके नतीजे में पहला काम ये हुआ कि जो माइग्रेशन हुई और उसके नतीजे में जो फसादात हुए उसमें लाखों लोगों की जान गई। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मिलियन प्लस कुछ लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए, उनकी वफ़ात हुई और बहुत ज़्यादा मिजरी आई। ये पहली वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि उसके उन्हीं चंद महीनों में जो हिंदुस्तान की अनडिवाइडेड इंडिया की तकसीम का मंसूबा बना, उसके नतीजे में वो चीज़ें छोड़ी गईं जिनके अभी तक असरात हैं। मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो एक दूसरे पे तनाज़ा हुआ, कश्मीर का तनाज़ा हुआ, जूनागढ़ का तनाज़ा हुआ, हैदराबाद का तनाज़ा हुआ, तो वो तनाज़ात भी रहे। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, ये दोनों भी बहुत अहम है, और जो तीसरी अहम बात इसके साथ साथ ये रह गई वो ये थी कि ये जो फैसला था ये इस तरीके से किया गया कि बहुत ही जल्दी में लगा। और एक सवाल बार बार ये पैदा होता है कि अगर ये जल्दी में फ़ैसला ना किया जाता तो ये शायद इस तरह के मसाइल खड़े ना होते। तो ये तीन सवालों का जवाब अमूमन मौरख देने की कोशिश करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इससे बचा जा सकता था, क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता था, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें थी उसके जो असरात थे वो बड़े दूररस और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे। इन सारी चीज़ों के दरमियान में जो किरदार है वो बिल्कुल यानी कि जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के एंड पे नमूदार होता है, और वो किरदार है लॉर्ड माउंटबेटन का किरदार, जिसको पहली दफ़ा ये पता चलता है 1 जनवरी 1947 को, जिसको पहली दफ़ा ये पता चलता है 1 जनवरी 1947 को कि वो हिंदुस्तान का वायसराय बनने जा रहा है। और उसके बाद 14 अगस्त को वो आखिर में 2 मुल्क भी बन जाते हैं। ऑल्दो उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो भी शायद फरवरी में होती है और वो फिर मार्च में कहीं आता है। तो गोया जो टोटल वक्त बचता है वो कोई 3-4 महीने ही बचते हैं। उसी में रेड क्लिफ अवार्ड होता है, उसी में तकसीम का मंसूबा बनता है, उसी में सारी चीज़ें हैंड ओवर होती हैं। इतने थोड़े से वक्त में ये जो काम है ये एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है और वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो पहली
जो पुरानी किताब है उसकी तरफ पहले मैं आता हूँ। ये फ्रीडम एट मिडनाइट दो राइटर्स ने लिखी हैं, जिनमें से एक फ्रेंच है और एक अमेरिकन है, डोमिनिक लेपेयर और लैरी कॉलिंस। और इन्होंने ज़्यादातर जो किताबें लिखी हैं वो मिडल ईस्ट पे लिखी हैं। फिर उसके बाद इनकी कुछ रसाई हो गई माउंट बेटन तक। तो माउंट बेटन ने अपने जो कागजात थे वो इनको दे दिए, तो इन्होंने माउंट बेटन की बायोग्राफी लिखी। तो माउंट बेटन की बायोग्राफी लिखते हुए फिर इनको ये पता चला या इन्होंने ये महसूस किया कि माउंट बेटन की ज़िंदगी का जो सबसे अहम वाक़या था वो तो हिंदुस्तान की तकसीम थी, और उसके बाद उसी पे माउंट बेटन पे एतराज़ात भी उठे, उस पे माउंट बेटन ने फ़ख्र भी किया, दोनों बातें ही हुई। तो इन्होंने फिर उन कागजात की रोशनी में जो इनको माउंट बेटन ने दिए थे, इन्होंने ये किताब लिखी। तो ये किताब चूँकि जो लिखने वाला होता है वो अपनी रसाई का मोहताज होता है, तो जब उसको जो भी किताब कागजात देता है तो वो ज़्यादातर उसके अगेंस्ट नहीं जाता और वो उससे अपनी मर्ज़ी की कहानी लिखवाता है। तो इस किताब में फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंट बेटन की कहानी लिखी गई है। तो ये माउंट बेटन के ज़ाविये से, उसके तरीके से, उसके नुक्ता नज़र से लिखी गई है, और इसमें ये बताते हैं कि जी माउंट बेटन क्या सोच रहा था, और उन सवालात का जवाब देने की भी कोशिश की गई है जो अभी तक उठ रहे हैं, तकरीबन कुछ की, लेकिन वो मुकम्मल इत्मीनान से जवाब शायद मेरी राय में तो नहीं मिल सका। उसके बाद ये वाली जो किताब है ये भी तकरीबन माउंट बेटन के ऊपर ही है, इन अ वे के जो राइटर हैं उन्होंने माउंट बेटन के से मुतल्लिका और उस दौर से मुतल्लिका जो आर्काइव्स हैं वहाँ से मवाद लिया। ये दोनों किताबें ये क्लेम करती हैं कि ये बेसिकली जो चार किरदार हैं उनके बारे में हैं, जिसमें माउंट बेटन हैं, नेहरू हैं, गांधी हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। मगर इन दोनों किताबों का जो मेन नुक्ता है वो ये माउंट बेटन और माउंट बेटन की जो अहलिया हैं वो एडविना माउंट बेटन, वो इन दोनों किताबों के दरमियान में है। अच्छा, इस पे अगर मज़ीद बात की जाए तो मैं अपने ओरिजिनल सवालों की तरफ आता हूँ कि जो मेरे जहन में पैदा हुए कि ये जो तीन काम थे, तो उसमें जो माउंट बेटन का किरदार है उससे पहले बरतानिया के जो उस वक्त का किरदार जो है वो देखना बड़ा ज़रूरी है। तो बरतानिया में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी, एटली वज़ीर आज़म थे। तो माउंट बेटन जब एटली से 1 जनवरी 1947 को मिला तो उससे पहले ही ये बात भी ज़रा सोचने वाली है कि उससे पहले भी सवाल ये पैदा होता है कि माउंट बेटन का नाम कहाँ से आया। तो एटली ने तो ये तासुर दिया कि जी वो माउंट बेटन ने चूँकि पैसिफिक में जंग में एलाइड कमांडर का किरदार अदा किया था और बड़ी अच्छी सो कॉल्ड जंग लड़ी थी, जिसको ये किताब कहती है कि इतनी को ख़ास जंग लड़ी थी, बल्कि वो सारे उसको नापसंद ही करते थे और वो सिर्फ कमांडर इसलिए बना कि वो सबका रिश्तेदार था और सारे लोग जो यूरोप में जितने भी बादशाह और शहजादे थे वो उन सब का रिश्तेदार था। तो खैर यहाँ पर मेन जो इस किताब में फ्रीडम एट मिडनाइट में साफ बताया गया है, और ये उनकी वैसे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है कि उन्होंने बता दिया कि ये नाम जो है ये तो एक्चुअली कांग्रेस वालों ने प्रपोज किया था, और कांग्रेस में कृष्णा मेनन जो कि नेहरू का बड़ा दोस्त था और बाद में एम्बेसडर भी रहा, उसने सर स्टफर्ड क्रिप्स को, जो कि हिंदुस्तान में बहुत ताल्लुक इन अ वे के आता जाता रहा, पहले क्रिप्स मिशन में फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान में भी, तो उसको ये कहा कि लॉर्ड वेवल जो वॉइसरॉय है वो स्टक हो गया है, वो कहीं जा नहीं रहा, तो कोई नया बंदा चाहिए। तो उसमें उसने कहा कि माउंट बेटन एक बड़ा डिसाइसिव आदमी है, उसको लेकर आए। तो स्क्रिप्स ने ये बात इटली के दिमाग में डाली और इटली ने फिर माउंट बेटन को लाया। तो इन अ वे माउंट बेटन पहले से नेहरू और उनके ग्रुप की एक रिकमेंडेशन थी। एक और बात भी बड़ी ज़रूरी है कि माउंट बेटन वाहिद जिस लीडर से उससे पहले मिल चुका था वो भी नेहरू ही था, और वो जब सिंगापुर में उसका हेडक्वार्टर था तो वहाँ पर वो नेहरू से मिल चुका था। इवन उसने जब अहमदनगर में नेहरू कैद था जंग के दिनों में तो उस वक्त भी उससे मिलने की कोशिश की थी, जो कि डिनाई कर दी गई थी। तो माउंट बेटन और नेहरू की काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद थी। उसके साथ साथ इस किताब ये जो फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंट बेटन को दिखाया गया है कि ही वॉज मतलब क्वाइट अवर्स टू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और वो उनको ज़्यादातर जो है ना वो उसने यही बताया है कि जी मेरा उनसे कुछ ज़्यादा लगी नहीं और मैं उनके साथ चल नहीं सका, इसीलिए फिर इस किताब में कोई पॉजिटिव व्यू नहीं लिया गया। और मेरा ख्याल यह है कि इसीलिए ये किताब बैन भी रही पाकिस्तान में। 1975 में
ये किताब जब आई तो बैन थी, फिर बहुत अरसे बाद ये किताब आई है और अब ये आसानी से मिल जाती है और दस्तयाब भी है। जो माउंटबेटन का और नेहरू का ताल्लुक़ है उसको इस किताब ने दिखाया है, और वो जो एक अफेयर का तज़किरा होता है जिसकी तरफ इस किताब ने तो कहा कि हमने उसको टच नहीं किया, मगर इंडियन समर ने उसको बाकायदा ये कहा है कि ये मौजूद था, और यहाँ तक था कि शायद माउंटबेटन इसको इनकरेज भी करता था, और इतना ज़्यादा उनका ताल्लुक़ था कि जब एडवीना की सडनली डेथ हुई तो नेहरू ने अपना एक बहरी जहाज़ भेजा उस जगह पे जहाँ पे उनको समुद्र के सुपुर्द किया गया था कोया सलामी और फूल फेंकने के लिए। तो ये उसमें इंडियन समर की राइटर ने ये भी लिखा है कि उसने बड़ी कोशिश की दोनों फैमिली से रब्ता करने की, मगर उन्होंने उसको कुछ ख़ास जो है वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल मेरे जो सवाल थे उनकी तरफ, कि उसके जवाब में आखिर ये दोनों किताबें माउंटबेटन और उसके इर्द गिर्द या बरतानिया के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, तो इन दोनों में बरतानिया का किरदार जो है वो काफ़ी शर्मनाक ही नज़र आता है। वो इसलिए कि उन्होंने अपना एक सिंगल पॉइंट एजेंडा बनाया कि हमने यहाँ से निकल जाना है, इनका जो भी हाल होता है होता रहे, ये पहली बात थी। और दूसरी बात ये थी कि इस दौरान उन्होंने जो बंदा भेजा माउंटबेटन वो इंतहाई बाइस था, और उसका नेहरू के साथ एक मतलब ताल्लुक़ भी था, और वो ज़्यादातर कुछ वो एवर्स भी हो गया क्योंकि उसके जहन में भी ये था कि हिंदुस्तान को शायद इकट्ठा ही रहना चाहिए। तो बार बार उन्होंने ये कहा कि उसका टारगेट ये था कि इसको इकट्ठा रख सके, इसको इकट्ठा रख सके, ऑल दो उस तक पानी सर से गुजर चुका था, उसका कोई चांस नहीं था। और तीसरी बात ये थी कि वही माउंटबेटन बाद में इंडिया का गवर्नर जनरल भी बन गया और 1 साल गवर्नर जनरल भी रहा। तो ये चीज़ें इसी तरफ इशारा करती हैं कि उनका जो रुझान था वो कांग्रेस की तरफ ही था। उसके साथ साथ जो दो इतने बड़े वाक़यात हुए, एक ये कि इतनी माइग्रेशन के नतीजे में इतने लोगों की जानें गई, और दूसरा ये कि जो तकसीम हुई पंजाब और बंगाल की और रियासतों की, उस पर बहुत ज़्यादा तनाज़ा रहा, अभी तक है। तो पहली बात पे तो वो ये कहते हैं दोनों में, माउंटबेटन या बरतानिया का व्यू ये था कि इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं था, तो हमें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इस तरह हो जाएगा, हमें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना रिएक्शन हो जाएगा, जो कि एक बड़ी नाइव सी बात है। और दूसरी बात जिस पे वो कहते हैं जी तकसीम, तो वो उस पे वो डिफेंड करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये नागुज़ीर था, ये इनएविटेबल था, जहाँ पे भी तकसीम होती इसी तरह होता। मगर ये इस चीज़ का जवाब तो नहीं है कि इनएविटेबल था, बात तो ये है कि उन्होंने इसके लिए क्या कोशिश की, और हमें इनसे नज़र आता है कि उन्होंने इससे के लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं की। हम एज ए तालिब इल्म जो पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए इसमें क्या है, हमारे लिए इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन है, हमारे लिए उसकी बिल्कुल डिटेल है कि वहाँ पे कौन क्या कर रहा था। उसके अलावा ये किताबें वैसे भी बड़ी एंटरटेनिंग भी हैं और इस तरह लिखी गई हैं कि गोया फिल्म की तरह हैं। इनमें से मिडनाइट पे तो एक फ़िल्म भी शायद बनी है उससे इंस्पायर होकर, वॉइसरॉय हाउस, उसमें वॉइसरॉय की सारी कहानी जो है वो बयान की गई है। मेरे लिए एक पर्सनल था एडिशनली जिससे बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, वो इस किताब में है, और हालांकि वो इसके मजमून में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी आखिरी जो 4 चैप्टर हैं वो गांधी की असैसिनेशन पे हैं। और वो गांधी की असैसिनेशन जो आरएसएस के हाथों हुई और जिसकी कहानी पुणे से शुरू हुई, और पुणे में 2 आरएसएस के बड़े ही ज़्यादा फॉलोअर थे, एक नथुराम गोडसे और एक नारायण आप्टे, जो दोनों ब्राह्मण थे और एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र, यानी हिंदू कौम, हिंदू नेशन। और वो सावरकर के पैरोकार थे और उन्होंने अपने दफ्तर में वो नक्शा लगाया हुआ था जिसके मुताबिक हिंदुस्तान को कभी तकसीम नहीं होना था। और जब वो तकसीम हुआ तो उन्होंने गांधी को हलाक करने का मंसूबा बनाया, और उसमें कुछ और लोग भी उसमें शामिल हुए, जिसमें नथुराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे भी था, जिसमें एक रिफ्यूजी मदन लाल पहवा भी था, जिसमें एक बैज था जिसने उनको पिस्तौल दिया था, और 1-2 और लोग थे। और उन्होंने फिर गांधी को पहले अटैम्प्ट की, और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इतनी वीक थी कि उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मौजूद थी, और बाद में वो गांधी को हलाक करने में कामयाब हो गए। तो वो इस किताब में बड़ी डिटेल में है, और उसमें सारी आरएसएस की जो एक पूरी आइडियोलॉजी है उसका भी रेफरेंस है, और वो क्या सोचते थे। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि वही आरएसएस अब हिंदुस्तान में हुक्मरान है, और अभी पिछले दिनों हमने देखा कि वो अपनी तरफ से फ्रीडम फाइटर भी बन रहे हैं। तो क्या पता हो कि एक ऐसा दिन भी आए कि नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे जो हैं
जिन्होंने गांधी को हलाक किया, वो पता लगे कि तहरीकें उनकी जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसके तो बड़े लीडर हैं। ये एक सितम ज़रीफ़ी है। तो ये फ्रीडम ऑफ एडेड में इसके बड़े रेफरेंस मिलते हैं। दोनों किताबें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई हैं, इंफॉर्मेटिव हैं और 1947 के वाक़यात का एक पर्सपेक्टिव देती हैं कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुए। और दूसरी बात, और एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव देती हैं, माउंटबेटन का पर्सपेक्टिव देती हैं। दोनों ही किताबें माउंटबेटन की तरफ एक्चुअली बड़ी सिंपैथेटिक भी हैं। ये तो ज़्यादा सिंपैथेटिक है, इवन इंडियन समर भी सिंपैथेटिक है। और मगर आप इसके बावजूद पढ़ने वाला जो है वो अपना नतीजा अखज़ कर सकता है। तो मेरी राय में मैं ये सोच रहा था कि इस दफ़ा कुछ ऐसी डिफरेंट सी किताबों का तारुफ कराया जाए। तो ये दो किताबें हैं जो अगस्त 1947 और उससे 2-4 महीने पहले के वाक़यात का अहाता करती हैं। आप इनको ज़रूर पढ़िए, आप इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ लर्न करेंगे। मगर उसके साथ साथ सिर्फ इनको ना पढ़िए, और किताबों को भी पढ़िए। तो तकसीम के 1947 पे भी 7-8 किताबें मौजूद हैं। तो हमें ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है और ये इनके वाक़यात का अभी तक हम पे असरात हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आधी किताब से ज़्यादा एक मजमून या एक एरिया पे कम से कम 4-5 किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।